हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सौमिल गर्ग, गलत क्लास में ज्वाइन किया आपने। ओके। हाँ जी, हाँ विक्रम बताओ डाउट्स। ओके, ट्रायल 23 आपने गलत क्लास ज्वाइन किया है। टेस्ट वेलोसिटी ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स, क्या कह रहे हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसका तो यही फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस का बस माइनस नहीं आता। टेस्ट में तो मैं एक सेकंड ओपन कर रहा हूँ।
टेस्ट 4 ओवर ऑन टेस्ट 4 हाँ जी। अच्छा, वो सीक्वेंस अलग होएगी है ना, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे बता देना जिसमें डाउट है। सिक्स का आंसर ठीक नहीं था, मतलब मैंने बाद में करेक्ट करवा दिया था, सी आएगा, पहले बी दिया हुआ था। हाँ, तो देखो ये करना कैसे था। आ, देखो आपको क्या कहा है, फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जब आप एक्स इक्वल टू 0 के जस्ट राइट पे हो, ठीक है, तो वहां पे हमें दिख रहा है कि जो फील्ड है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब फील्ड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई, लेफ्ट की तरफ हो गई। तो x इक्वल टू 0 के जस्ट पास अगर फील्ड लेफ्ट को है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 वाला चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू 0 पे पहुंचे, x इक्वल टू 0 के पास जो फील्ड है वो फिर से लेफ्ट को है, मतलब चार्ज से अवे है, तो x इक्वल टू a वाला चार्ज कैसा हो गया? वो पॉजिटिव हो गया, isn't it? क्योंकि फील्ड उससे अवे है। वो तो हो जाएगा। आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो वो राइट को हो गई। और अब वर्क डन में बस ये ध्यान रखना है, जो गलती करोगे, वर्क डन होता क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन साइन के साथ, राइट।
उसके अकॉर्डिंग आएगा। गलती साइन वाली हुई होगी। तो इस केस में जो नेट वोल्टेज बन गई वो कितनी बन गई? n-2 इंटू ई -2e, तो n-4e बन गई अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई? nr, राइट? तो वो करंट आ गया। अब वो करंट निकाल के सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, अच्छा E माइनस आई आर नहीं, E प्लस आई आर होगा, क्योंकि ए की पोलैरिटी तो रिवर्स्ड है ना, तो उसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। 15th क्वेश्चन में हमें कहा है कि मतलब ये कह रहे हैं कि जब हमने उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो जो करंट है वो बढ़ जाए, ठीक है? मतलब बैटरी को शॉर्ट कर दिया, मतलब इफेक्टिवली वो बैटरी बची ही नहीं। तो मतलब देखो, जब तो दोनों लगे हुए हैं तब करंट कितना हो गया? E1 प्लस E2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R। हम कह रहे हैं कि बाद में बढ़ जाए, बाद में करंट कितना रह जाएगा? E1 ओवर R1 प्लस R। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर बन जाएगा। सिर्फ बाद में अकेला E1 सप्लाई करेगा सर्किट में करंट? हाँ, वो बैटरी को तो शॉर्ट सर्किट ही कर दिया ना हमने। ओके, ठीक है। आगे
तो पहले स्विच S1 क्लोज्ड है, तो उससे C1 के ऊपर 120 चार्ज आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें मैंने ऐसे किया था कि मतलब जब S1 क्लोज है तो C2 का कुछ नहीं होगा, तो उससे चार्ज C1 पे 120 आ जाएगा। हम्म, और उसके बाद जब S2 क्लोज होगा तो मैंने वो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाया था कि C1 V1 माइनस C2 V2 इज इक्वल टू C1, मतलब डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हम्म। पर उससे मेरा आंसर डी ऑप्शन आ रहा था, फिर मतलब गिवन C है, उससे आया नहीं। मतलब बाद में जो 120 वाला चार्ज है वो इन दोनों पे डिवाइड होना है ना, C1 C2 पे। हाँ जी। और C2 पे तो इनिशियली 0 ही है, ठीक है सर। तो फाइनली चार्ज ऑन C2 तो मतलब ये बन जाएगा ना, क्या होता है फॉर्मूला अपना, ये बन जाता है Q1 by C1 is equal to Q2 by C2 is equal to, अब हमें चार्ज तो पता ही है 120 ओवर C1 प्लस C2। Q2 जो है वो 3 ओवर 9 इंटू 120। 40 बन रहा सर एक बार जो मैंने किया था उसमें गलती बता दो। है। हाँ, क्या किया आपने? मतलब मैंने C1 पे चार्ज निकाल दिया था Q1, पर वो जब मैं S2 को हमने क्लोज किया उस टाइम पे मेरा वो चार्ज यूज नहीं हुआ। मतलब मैंने जो सेकंड कंडीशन थी जिसमें C1 और C2 ही थे सिर्फ, उसमें मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया था कॉमन पोटेंशियल वाला कि C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो उसमें मैंने दोनों का ही कॉमन पोटेंशियल 20 लिया था। नहीं नहीं, देखो 20 तो सिर्फ पहले C1 के अक्रॉस है, C2 पे तो पहले उस कारण से कोई चार्ज गया ही नहीं ठीक है। ना। तो मतलब क्वेश्चन है क्या कि पहले हमने बस C1 को चार्ज किया और फिर C1 C2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है सर। ठीक है। 29th क्वेश्चन, सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाय 2 के लिए लगाओ, उससे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर ओमेगा नॉट बाय 2 से 0 के लिए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। सर हमने इसमें सिर्फ जो थीटा कंपेयर किया ना, मतलब जो थीटा पहले आया केस वन में निकाल लिया, जो उसमें हाँ हाफ कर दी हमने वेलोसिटी, और दूसरे में जीरो होगी। हाँ। तो उसमें सर एन रोटेशंस पूछा ना, तो वो थीटा तो मतलब वो फिर पूरी एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी? वो तो कोई फर्क नहीं ना, मतलब एंगल और रोटेशन तो प्रोपोर्शनल ही होता है ना, वो तो 2 पाई का ही फैक्टर है, तो दोनों जगह ही आएगा। अच्छा।
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ना जैसे आधी वायर ले लो, उसका एफपीटी बनाओ। जो आधी वायर है उस पे इसके दोनों एंड पॉइंट से टेंशन लग रही होगी नीचे को, जो बाकी वायर होगी वो लगा रही होगी, ठीक है। और इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी, वही अगर हम इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दें तो IV2R, R तो निकल ही आएगा, तो आपके पास बन गया 2T इज इक्वल टू 2IBR। T बन गया IB by 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बताओ। सर 1 मिनट सॉल्यूशन दिखाना। हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो 45th क्वेश्चन है इसमें एबीसी बनेगा क्योंकि डी मतलब सही ऑप्शन है। अगर किसी ऑप्शन में एबीसी के साथ डी भी गिवन होता तो हम डी आंसर क्यों नहीं कंसिडर कर सकते। मतलब हम ऐसे लिखेंगे ना कि रेट ऑफ जूल हीटिंग इज इक्वल टू I²R, और उसके बाद जो हम लिखते हैं फ्लक्स, हम कह रहे हैं कि फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट NI लिखे तो हम ये नहीं कह सकते कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, तो वो भी इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहती है ना। सोलेनोइड मतलब जो इंडक्शन होती है, रूल क्या होता है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहती है, मतलब L/I कांस्टेंट रहता है। आयरन रॉड डालने से L बढ़ गया तो इसलिए I कम होगा। ठीक है सर। अच्छा वैसे नहीं, अगर हम ऑप्शंस देखें इन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है, मतलब एक्चुअली वो तो मोमेंटरली होता है जो मैं बोल रहा हूँ, वो उसकी बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो बेसिकली आयरन रॉड डालने से क्या होता है, म्यू बढ़ जाता है ना।
और वो तो खैर बात वहीं पे खत्म हो गई ना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कांस्टेंट करंट आई इज मेंटेन्ड, वो तो हमें सोचना ही नहीं कुछ, तो डी तो आ ही नहीं सब। हाँ जी, अच्छा। और बताओ। सर थर्मोडायनेमिक्स के मॉड्यूल में एक डाउट है, हम्म, एक मिनट में क्वेश्चन बोलता हूँ। An ideal gas of specific heat gamma with volume V and pressure P is compressed to increase the pressure by delta P if the change in volume is delta V1 in an isothermal process and delta V2 in an adiabatic process, then हमने delta V1 और delta V2 के बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शंस है delta V1 by delta V2 is equals to gamma, ठीक और है, एक है डेल्टा V1 ग्रेटर सही। देन डेल्टा V2। एक तो आ गया था कि डेल्टा V1 डेल्टा बस V2 उससे से करो बड़ा ना, होगा। स्लोप से, कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है हाँ जी, उसमें जो स्लोप होती है डेल्टा पी बाय डेल्टा बी, हाँ जी, और जो एडियाबैट की स्लोप होती है, हाँ जी। मतलब उसमें गामा का रिलेशन होता है ना। सर वो माइनस P बाई V होगा, तो P बाई V सेम होगा इनका जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो। हाँ, वो तो मतलब थोड़े चेंज की बात ही कर रहे हैं ना। ओके, ठीक है, बस यही था। एक सर और डाउट था, वो पीवी ग्राफ दिया हुआ था और उसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या आप खोल सकते हो मॉड्यूल? पेज L43 पे 5th क्वेश्चन। मेरा कोई और है इसमें। राइज हो क्या होगा? मेरी सर मेरी एक्सरसाइज 1 का ई पार्ट का 5th है वो। ये नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क पर, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कर पर। देना। ठीक है सर, बस सर यही थे। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था कि आपके पास अगर फुल सिलेबस टेस्ट पड़े हो पिछले साल के, वो सेंड कर दो मेरे को। क्यों, वो क्या करना है आपको? मतलब सर मेरे को अभी ना ओएमआर मतलब उस पर प्रैक्टिस करनी है। मतलब मेरे मतलब एक बार मैंने सारे प्रीवियस हो चुके हैं मतलब लगभग, तो मतलब थोड़े चैप्टर के रह गए। तो मतलब मेरे को उनकी प्रैक्टिस चाहिए, और मेरे को एक बुक खरीदी थी मैंने अरिहंत की, उसमें सारे क्वेश्चन मतलब बेकार से हैं, मतलब ज्यादातर तो बाहर से ही हैं जो हमने पढ़े भी नहीं। हाँ। नहीं तो फुल सिलेबस टेस्ट तो भी आपके आगे होने हैं ना। सर वो तो ठीक है, पर अभी सर मतलब मेरे पास अभी और कुछ नया करने को है नहीं, मतलब तो मेरे को ये था कि चलो एक बार उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दूं मैं। नहीं तो नया आपको करना क्यों है, मतलब जो अभी वाली जो रिवीजन शीट्स हैं, आप उनको ओएमआर पे कर लो प्रैक्टिस। मतलब जैसे अभी जो मैं रिवाइज करता हूँ, जैसे मेरी रिवीजन चल रही है अभी, तो मतलब मैं रिवीजन मतलब एक बार सारी रिवीजन हो चुकी है मेरी। अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन जैसे होते हैं, जैसे जो एक्चुअल नीट में से आते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रॉपर टाइम हाँ, टाइम लगा के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, 1-3 घंटे का ओएमआर वाला, मेरे को वैसे प्रैक्टिस करनी है। वो तो और भी आगे हम करेंगे ना, जब अपने फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होंगे इसके बाद। अब मेरे जब को आपका ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो फुल सिलेबस ही चलना है ना अपने। मेरे को ये था कि जैसे अब 15 को तो एक को कहना कि बोर्ड शुरू होंगे,
मतलब एक को अगर क्या पता आपको कि बोर्ड्स कब शुरू होंगे? मतलब मैंने कहा मैं लीस्ट प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूँ कि अगर बोर्ड्स हो गया और उसके बाद हमको अगर 15 दिन ही मिले मुश्किल से नीट के लिए, तो वो सोच रहा नहीं था नहीं, मैं। ऐसा नहीं होगा। मतलब आप तो ये सोचो कि आपके पास अभी भी, मतलब उन्होंने पहली अगस्त डेट दी थी, और जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मतलब सितंबर तो मिनिमम ही है जब पेपर होगा। तो मतलब सर अभी मेरे को मतलब क्या करूँ अभी मेरे से? अब मेरा अभी जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, मेरा मॉड्यूल एक बार रिवाइज हो चुका है, मतलब 2 बार हो चुका है, तो अब जो मेरे को भी प्लान के हिसाब से, मतलब जो रिवीजन 2 वाली शीट्स हैं वो करी है आपने? ना वो नहीं की अभी। तो वो कर लो, वो 45 मिनट्स की हैं, उनको OMR पे कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री को। ठीक है सर। हाँ, फुल सिलेबस में आपको अभी इसलिए नहीं कहना देना चाह रहा क्योंकि वो अभी आगे फिर होंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि तब क्या करें। तो वो सबके साथ टेस्ट देने का तो बेनिफिट ही है ना, पूरा अपने को पता चलता रहेगा परफॉर्मेंस का सब कुछ, ठीक है सर। और डिस्कशन एंड ऑल। और और सर जब हम जैसे एनसीईआरटी में से मतलब मैंने जो से उनकी एग्जांपल होती हैं वो तो सॉल्व कर ली, और जो से उनके बैक एक्सेस के क्वेश्चन है वो तो देखने नहीं ना। ना, जरूरत नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, और कुछ बचाओ। नो सर। चलो, थैंक यू। ठीक है बच्चों, ओके।